नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर लाल सैनी। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल के ऊपर। हमारी पृथ्वी को चारों ओर से इसने घेरे रखा है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसी को नाम दिया गया है वायुमंडल। दोस्तों, वायुमंडल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है। माना जाता है कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का जो आवरण है इसी को क्या नाम दिया है, वायुमंडल। दोस्तों, माना जाता है कि ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल का जो निर्माण है, ये वायुमंडल का निर्माण 65 करोड़ वर्ष पूर्व 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। वायुमंडल का निर्माण किस समय हुआ? तो हमारा उत्तर होगा प्री कैम्ब्रियन काल में। कब की बात है ये? 650 मिलियन वर्ष पूर्व या 65 करोड़ वर्ष पूर्व। दोस्तों, याद रखिएगा, इसी समय हमारी पृथ्वी पर अरावली व संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वतमालाओं का भी निर्माण हुआ था। तो ये कहें कि प्री कैम्ब्रियन काल में ही वायुमंडल का निर्माण हुआ और साथ में ये कहें अरावली पर्वतमाला का भी निर्माण हुआ। दोस्तों, वायुमंडल के कारण ही जीवन संभव हुआ है हमारी पृथ्वी पर। अब बात करें, ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल को जो अध्ययन है वो किस तरह से किया जाता है? तो दोस्तों, वायुमंडल का विस्तार जो है ये वैज्ञानिकों ने 30 मील को आधार मान करके इसका हम अध्ययन करते हैं। या तो 10 किलोमीटर ले या 30 मील को आधार मानकर वायुमंडल के बारे में, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तथा सबसे पहले वायुमंडल के 2 पार्ट किए जाते हैं, अर्थात 30 मील को आधार माना, फिर इसके 2 भाग कर दिए जाते हैं। ऊपर एक तो कहलाएगा ऊपरी भाग, अर्थात वायुमंडल का ये तो हो गया ऊपरी भाग, और ये कहलाएगा वायुमंडल का निचला भाग। दोस्तों, याद रखिएगा, वायुमंडल के ऊपरी भाग का जो हम अध्ययन करते हैं ये विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है वायु विज्ञान। अर्थात वायुमंडल के ऊपरी भाग का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसे एरोलॉजी या वायु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। लेकिन वायुमंडल के निचले भाग का जो अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका अध्ययन किया जाता है ऋतु विज्ञान में। अगर ऋतु विज्ञान ना कहें तो फिर बोलेंगे मेट्रोलॉजी या ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के निचले भाग का अध्ययन होता है और ऊपरी भाग का अध्ययन किया जाता है वायु विज्ञान या एरोलॉजी में। और वायुमंडल का विस्तार अनंत तक है, इसलिए वैज्ञानिकों ने 30 मील को आधार मानकर हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ 30 मील नहीं देता है तो फिर वो 10,000 किलोमीटर को आधार मान करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। फिर बात करें दोस्तों, आखिर वायुमंडल जो है ये पृथ्वी के चारों ओर जो फैला हुआ है जिसके कारण जीवन संभव हुआ, इस वायुमंडल का संगठन क्या है, अर्थात ये वायुमंडल बना किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वायुमंडल में गैसें हैं और गैसों के अलावा वायुमंडल बना है धूल कणों से। धूल के कण है और धूल कणों के अलावा वायुमंडल के अंतर्गत और है जलवाष्प, अर्थात इसके संगठन से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल के अंतर्गत गैसें, धूल कण और जलवाष्प, इनको मिलकर के क्या बनता है, वायुमंडल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें गैसों की, तो वायुमंडल के अंतर्गत है जो सबसे बड़ी गैस है वो है नाइट्रोजन। वायुमंडल की सबसे बड़ी गैस कौन है? नाइट्रोजन है। माना जाता है कि ये वायुमंडल में 78.08% के करीबन है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। दोस्तों याद रखिएगा, नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। नाइट्रोजन के कारण ही पेड़ पौधे प्रोटीन्स वगैरह का निर्माण कर पाते हैं। अगर नाइट्रोजन ना होती और अगर पृथ्वी पर एक जगह कहीं आग लग जाती तो आग को नियंत्रण करने का काम भी करती है ये। दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है, आग जलाने में सहायक ऑक्सीजन है, आग बुझाने में काम आती है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, और आग को नियंत्रण करने का काम करती है नाइट्रोजन।
अगर नाइट्रोजन ना होती और जंगल में एक बार आग लग जाती तो फिर उसे नियंत्रण करना संभव नहीं था। इसी के एक नाइट्रोजन के कारण ही प्रकाश का परावर्तन भी संभव होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल की सबसे बड़ी गैस मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 2 पर आती है ऑक्सीजन, अर्थात वायुमंडल की जो दूसरी बड़ी गैस है वो है ऑक्सीजन या O2। ऑक्सीजन जो है ये वायुमंडल के अंतर्गत 20.93 या 95% के करीब मानी जाती है। और याद रखिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों गैसें मिलकर के वायुमंडल का 99% भाग का निर्माण करते हैं। अर्थात पूरे वायुमंडल में 99% हिस्से पर तो केवल 2 ही गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने में सहायक है, ऑक्सीजन श्वसन में काम आती है और सभी पेड़ पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं श्वसन में। फिर इसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पर जो गैस आती है वो है आर्गन। और ये जो आर्गन है ये एक निष्क्रिय गैस है। जो ट्यूबलाइट वगैरह में जो गैस भरी जाती है वो आर्गन है और आर्गन वायुमंडल में 0.93% मानी गई है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण गैस आती है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। दोस्तों ये 0.03% के करीबन है और माना जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है इसमें ये कहे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो महत्वपूर्ण गैस है CO2 वायुमंडल की सबसे भारी गैस CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अर्थात भोजन बनाने के रूप में करते हैं। ये जो भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड ये वस्तुओं को जलाने यानी ये कहें कि जो आग है आग को बुझाने का काम भी करती है। तो अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को ही भरा जाता है। अग्निशामक अर्थात आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। इसके अलावा अन्य हल्की गैसें होती हैं जैसे हीलियम है, नियोन है, क्रिप्टॉन है। इन गैसों की भी वायुमंडल के अंतर्गत प्रधानता होती है। अर्थात वायुमंडल के 99% हिस्से पर तो सिर्फ 2 ही गैसों का विस्तार है, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। इसके अलावा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक और गुण है, सूर्य से आने वाले ताप को, सूर्य से आने वाले जो पारदर्शी विकिरण यानी ये कहीं कि सूर्य से आने वाले ताप को ये वायुमंडल के अंतर्गत अवशोषण करती है, लेकिन पूरा अवशोषित नहीं करती है। जब ये यहाँ से धरातल से टकराता है तब फिर वो ये पार्थिव विकिरण जब वापस जाते हैं तब ये CO2 अपारदर्शक का काम करती है। अर्थात ये वायुमंडल के अंतर्गत है ताप को वापस जाने से रोकती है, तो अपारदर्शक का काम करती है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं सूर्य से आने वाले विकिरणों के लिए CO2 पारदर्शक है, जबकि पार्थिव अर्थात टकरा के वापस बने तो पार्थिव विकिरणों के लिए ये अपारदर्शक का काम करती है। कौन? CO2। इसीलिए पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में या ग्रीन हाउस इफेक्ट में या ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस का सर्वाधिक योगदान है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा दोस्तों वायुमंडल में और अगर महत्वपूर्ण गैस की बात करें तो वो है O3। O3 ये ऑक्सीजन का ही एक रूप है और इसी को नाम दिया है ओजोन। ओजोन गैस धरातल से 10 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक सर्वाधिक पाई जाती है। इस ओजोन गैस की ये विशेषता होती है कि जो सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी विकिरण है, इन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों का ये अवशोषण करती है और जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीवधारी है उनको ये कर्क रोग से बचाती है, जिसको हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ये कहें हाल ही के जो वैज्ञानिक शोध है उनसे पता लगा है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी भाग में ओजोन परत में छिद्र हुआ है और इस छिद्र की कल्पना की गई है। इसके कारण पृथ्वी पर सीधे ये जो पराबैंगनी विकिरण आएंगे और कैंसर का खतरा बढ़ेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कहें कि ओजोन गैस भी वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैस है। ओजोन गैस को पृथ्वी की सुरक्षा छतरी या रक्षा छतरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य बात करें तो वायुमंडल के अंतर्गत दूसरी चीज क्या है? तो वो है धूल कण। और धूल कणों के कारण ये धूल कण एक तो बादल बनने में अपनी भूमिका निभाते हैं और साथ ही याद रखिए धूल कणों के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका उत्तर है धूल कण। धूल कणों के कारण आकाश का रंग कैसा नजर आता है? नीला।
फिर बात करें दोस्तों वायुमंडल में अन्य महत्वपूर्ण है वो है जलवाष्प। जलवाष्प का 90% हिस्सा जो है वो धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही मिलता है, अर्थात धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक 90% जलवाष्प मिलती है। जलवाष्प जो है ये पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करता है, अर्थात पृथ्वी को ज्यादा ठंडा होने से और पृथ्वी को ज्यादा गर्म होने से कौन बचाता है? जलवाष्प। इस जलवाष्प के कारण ही बादल बनते हैं, वर्षा होती है, तो वायुमंडल के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटक माना जाता है ये भी जलवाष्प। तो दोस्तों गैस, धूलकण और जलवाष्प इन सब से मिलकर के और वायुमंडल का निर्माण माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में, अर्थात वायुमंडल की जो परतें मानी गई हैं उन परतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत जो है ये मानी गई है सौभमंडल। याद रखिएगा दोस्तों, वायुमंडल मान लीजिए ये कहे कि ये जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में 16 किलोमीटर तक कहीं कहीं दोस्तों ये आपको 16 से 18 भी मिल जाएगा। फिर बात करें कि धरातल से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक के भाग को क्या नाम दिया है? तो इसे नाम दिया गया है सौभमंडल। अगर ऑप्शन सौभमंडल ना हो तो इसी का दूसरा नाम है अधोमंडल। दोस्तों सौभमंडल का दूसरा नाम क्या है? अधोमंडल। इसी में बादल बनते हैं, वर्षा होती है, ये कहे कि आंधी तूफान